बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरगे में हमारे साथ हैं कुली डुली शख्सियत के मालिक, साफ और करी बात करने वाले जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो साफ साफ अल्फाज में बता दिए कि मुस्लिम लीग से आपके रास्ते जुदा हो गए। देखिए, रास्ते जुदा होना किसको कहते हैं? मैंने एक जमात को 1 साल पहले बता दिया था कि मैं आपकी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और अगर 35 साल बाद कोई शख्स आपसे ये कहे तो फिर क्या मतलब होता है? जमातों में कोई इस्तीफ़े नहीं दिए जाते कि ये लें जी मैंने आज इस्तीफ़ा दे दिया जमात से। मैं मुस्लिम लीग बनून के बनने से पहले मुस्लिम लीग का मेंबर था। मेरे पास सिर्फ वो मेंबरशिप है जो मुझे बहुत कीमती थी, लेकिन बदनसीबी से, बदकिस्मती से आज रास्ते जुदा हैं। रास्ते जुदा हैं, यानी अब आप मज़ीद मुस्लिम लीग नून के मेंबर नहीं हैं? नहीं जी, अच्छा, मैंने 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था ओहदे से, और मैं उसके बाद किसी मीटिंग में नहीं गया। इख्तिलाफ की वजह क्या बनी या वजूहात क्या बनी है? आगाज़ कहाँ से हुआ? इख्तिलाफ कोई नहीं है, मुझे इत्तेफाक नहीं है उस सियासत से जिसका चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया 2022 में और उसके बाद। कौन सी सियासत? हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत। ये हमारी सियासत नहीं थी। इसका चुनाव किया, मुझे उससे गर्ज नहीं है कि क्यों किया या नहीं किया, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता, मैं उस सियासत से नहीं चल सकता, और यही बात मैंने मियाँ साहब को बता दी। नहीं तो ये इस तरह की डीलें तो माजी में भी मुस्लिम लीग नून ने की थी। मसलन मियाँ साहब ने मुशर्रफ साहब के साथ जो डील की थी जिसके तहत वो बाहर चले गए, आपके उससे पहले जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन को वोट देने का था, तो ये चीज़ें तो पहले भी मुस्लिम लीग नून करती रही, तो आपने उस वक़्त क्यों इस्तीफ़ा नहीं दिया? देखिए, चीज़ें और बात होती है ना। चीज़ें क्या थी, हमने तो 2002 का इलेक्शन लड़ा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ लड़ा। मेरा ताल्लुक एक्सटेंशन लड़ने तक है, उस सियासत से है जो इलेक्शन में बात आती है। अब उसमें अगर मियाँ साहब ने कोई डील की और बाहर चले गए जिसका मुझे इल्म नहीं है, या कोई डील की और वापस आ गए, ये उनका मामला है और इस्टेब्लिशमेंट का है जिससे भी वो कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक उस सियासत से है जिसको लेकर हम आवाम के पास जाते हैं। 1988 में मैं आज़ाद था, 1990 में पता नहीं डील थी या नहीं थी, हमने लड़ा IGI के टिकट पर और जीत गए। 94 में इलेक्शन आया, टिकट पर लड़ा, हार गए। मैंने कभी कोई इस्टेब्लिशमेंट का आदमी, मैंने उसके साथ कोई सौदा नहीं किया, मैं अल्लाह के करम से बात कह सकता हूँ। मैं कभी इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं गया, लोग आते थे मिलने, ये बात है वो बात है, मैं कह जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। 97 में इलेक्शन हुआ, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं जीत गया। 2002 में बहुत सा दबाव था, बेइंतहा दबाव था, उसमें मैंने फिर भी टिकट पे इलेक्शन लड़ा, हार गया। मुझे पहले ही बता दिया गया था इलेक्शन से कोई 3 हफ्ते पहले कि आप हार जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। 2008 का इलेक्शन आया, फिर तो इंसान जो एक आम वर्कर होता है, जो MNA का इलेक्शन लड़ता है, वो इन डीलों से उसकी ताल्लुक़ नहीं होता कि किसी ने क्या करके बाहर चला गया है, वापस आ गया है, इक़्तिदार के लिए क्या डील की है, मैं उससे मैं कम से कम वाकिफ़ नहीं हूँ। नहीं तो इस मरतबा भी तो डील में आप ख़ुद शामिल नहीं थे, तो जिस तरह माजी में बर्दाश्त करते थे उनकी डीलों को, तो इस मरतबा भी बर्दाश्त कर नहीं। अब तो हम ये पैगाम लेकर गए ना कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये बड़ा फ़र्क होता है। ये पैगाम आज एक वाज़ेह पैगाम था कि मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, ये इलेक्शन लड़ेगी, जीतेगी और इक़्तिदार में आएगी। ये पाकिस्तान के हर बच्चे को पता था। अच्छा, इससे पहले PTI की हुकूमत गिराई गई और उसके नतीजे में फिर PDM की हुकूमत कायम हुई, तो उसमें बाजवा साहब का कोई रोल था? अब तो वो कुरान हाथ में लेके कहते हैं कि मेरा कोई रोल नहीं था। बाजवा साहब की कहानी थोड़ी लंबी है। मेरा मशवरा, उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, मैंने उनको भी इज़्ज़त दी है। मेरा भी उनसे बड़ा इज़्ज़त वाला ताल्लुक़ रहा उनसे। वो अगर पीछे जाएंगे तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। बाजवा साहब का क्या रोल था उसको मियाँ साहब की हुकूमत तोड़ने में, जजेस भी उन्होंने इस्तेमाल किया ही नहीं किया, ये जवाब भी देना पड़ेगा। बीच में बहुत से वाक़यात हुए, फिर इलेक्शन हुए 18 में, उसमें उनका रोल था ये नहीं था, ये खुद इलेक्शन जीत के इमरान खान साहब आ गए। अच्छा, पहले उसका जिक्र करते हैं
कि नवाज शरीफ की रुखसती और 2018 के इलेक्शन में उनका कोई रोल था या उनके इदारे का? बिल्कुल था, क्यों नहीं था। हाँ, मैं ये वो बातें जो अंधे को भी पता है ना। उसके बाद पानामा में खुद इतनी जान नहीं थी या जुडिशरी की गलती नहीं थी? क्या मौलाना मियां साहब का नाम भी नहीं था, लेकिन उन्हें तो जुडिशरी ने फारिग किया ना। जुडिशरी आज़ाद है मुल्क में, 6 जज खत लिख रहे हैं आपको। नहीं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 2017-18 की। ऑलरेडी भुट्टो को फांसी हुई। हर जज ने जिसने उसके हक में वोट दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो मरने से पहले कह के गया कि मैंने दबाव में किया था। ये मामलात चलते हैं। अब बाजवा साहब आप आ गए, इमरान खान साहब ने एक एतमाद का वोट लिया। बाजवा साहब ने भी एतराफ़ किया, इमरान खान साहब ने भी एतराफ़ किया कि बंदे पूरे नहीं थे, बाजवा साहब ने पूरे करके दिए एतमाद के वोट में। अदम एतमाद में बाजवा साहब की गलती ये है, गलती इमरान खान साहब की को बकौल कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की बचाने में। तो ये एक आईनी कदम था, ये गैर आईनी था। इमरान साहब का गिला जायज़ ही होगा कि जब वो हुआ, एतमाद का वोट हुआ तो आपने मदद कर दी, अब अदम एतमाद आया तो आपने मदद नहीं की। फिर पंजाब में क्या हुआ, रिजवानी साहब खुद कहते हैं मुझे बाजवा साहब ने कहा कि तुम उधर हो जाओ। तो बाजवा साहब का एक रोल रहा है। लेकिन नवाज शरीफ की रुखसती में उनका रोल किस तरह रहा? कौन सी रुखसती में? जिसके बाद आप वज़ीर आज़म बने। नहीं, मैं समझता हूँ कि जज ने जो फैसला किया वो किसी कानून के मुताबिक नहीं था, वो किसी कानून के मुताबिक नहीं था। फिर जो डॉक्यूमेंट लाया गया वो कौन लेकर आया जिसको सारी वजह बनाई गई? उस डॉक्यूमेंट की क्या हकीकत थी? कोई उसको वेरीफाई किया गया? अकामा आप भी जानते हैं, एक वीज़ा होता है। वीज़ा लेने के लिए मैं एक बन जाऊँ कंपनी का डायरेक्टर, जो हर आदमी करता है कि लंबा लॉन्ग टर्म वीज़ा लेने के लिए मैं फ़ीस ना लूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैंने नहीं ली, बात ख़त्म हो गई, कंपनी भी ख़त्म हो गई। अब आप कहते हैं तो आपके साथ साथ आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो ये खुद हो जाता है। आप भी समझदार आदमी यार। यानी ये सब कुछ जब बाजवा साहब की क़यादत में इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जुडिशरी ने किया। तारीख तो यही कहती है, तारीख तो यही कहती है। अच्छा, तारीख जिस दिन वो रिजेक्टेड का ट्वीट आया था ना, उसके बाद से ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। अच्छा, हाँ, उस दिन। और जब वो वापस हुआ तो मेरी राय उस दिन की ये थी, हालांकि मैं उस मामले में, मैं कभी इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं होता था, कोई पूछ लेता था तो मशवरा दे देता था। तो मैंने उनको कहा था कि अब जो हो गया है उसको उन्होंने कबूल कर लिया, इसको बात को यहीं रहने दें, उनको मजबूर ना करें रिजेक्टेड का ट्वीट वापस देने पे। ये निज़ाम नहीं है ना, ये मुल्क का निज़ाम नहीं है, फ़ौज का निज़ाम नहीं है। पर वो हुआ तो फिर मैंने उनको कहा कि अब ज़रा मुश्किल हो जाएगा ठहरना। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ काम शुरू हो गया। काम तो पहले से जारी था। हाँ, काम की वजूहत और थी। हाँ, हमारे मुल्क में जो कुछ होता है उसका जब आप पीछे जाएंगे तो बात एक्सटेंशन भी आकर रुक जाती है। 2014 के धरनों के पीछे कौन थे? 2014 के धरने का इतराफ़ कर चुके हैं जो डीजी थे उस वक्त ISI। कहाँ पे एतराफ़ किया? वो कहते हैं, हर आदमी कहता है, वो खुद भी कहते रहे लोगों को। अच्छा, तो 2014 के पीछे भी वही लोग थे? नहीं, वो तो सारे इतराफ़ कर चुके हैं, मुझे पता नहीं है कहाँ पे इतराफ़। लेकिन राहील शरीफ साहब भी उसमें शामिल थे, क्योंकि उनके तो मियाँ साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बराह रास्त ताल्लुक़ था उस वक्त इंटेलिजेंस सर्विसेज का, वो सारे धरने से। अच्छा, और अब आप ये पता कर लें खाने के बिल, जो खाना जाता था, बिल कौन अदा करता था? हाँ, ये भी बता दीजिए। नहीं, पता कर लेना अगर आप सबूत चाहते हैं। नाज़रीन, शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ जिरगा को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए, एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब शायद खाकान अब्बासी साहब। नवाज शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती का सफ़र कहाँ से शुरू हो गया, जिसके नतीजे में आप ये दोस्ती दुश्मनी का सफ़र नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट इसी मुल्क की है,
किसी और मुल्क की नहीं है, वो भी नेक नीयती से मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, मैं किसी के नीयत पे शुबा नहीं करता। लेकिन बात ख़राब वहाँ पर होती है जब आप निज़ाम से बाहर चले जाते हैं, तो जो सियासतदान भी उस निज़ाम से बाहर जाकर फ़ायदा उठाता है वो नुकसान ही करता है मुल्क का। अच्छा, ये अब मियाँ साहब अपनी तारीख लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। वो उनके साथ पास बहुत से हक़ाइक़ हैं, मैं और आप सिर्फ क्या सराही कर सकते हैं। जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी पहली, उस एक्सटेंशन के वक्त तो आप जेल में थे, लेकिन उस पे नवाज शरीफ क्यों मजबूर हुए और उसमें किसका रोल था? पार्टी के कौन लोग चाहते थे कि एक्सटेंशन को वोट दे दिया जाए? वो लोग जो बाजवा साहब के साथ ताल्लुक़ जिन्होंने बरकरार रखा हुआ था, वो कौन लोग थे? जो भी है, मैं उस पर क्या सराही नहीं करूँगा, लेकिन मेरा उस पर राय बड़ी वाज़ेह थी और मैंने लिख के मियाँ साहब को भेजी। जो सब हजरात जो हमारे जेल से लीडरशिप, जी जेल से अच्छा। मैंने लिख के उनको भेजा कि फ़ौज को, यानी बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी गई है कानून के मुताबिक, जिस तरह साहब का चीफ्स को दी गई है, तो फ़ौज ने कबूल भी कर ली है। अब आप उसमें मुदाखलत मत करें, ये एक्सटेंशन चलने दें, क्योंकि ये सारा बात तो छेड़ी तो आके सुप्रीम कोर्ट ने ना, और वो भी एक्सटेंशन से 3 हफ्ते पहले, वो भी सारा MLF-ID था। ठीक। तो लेकिन मैंने कहा कि कानून में तरमीम मत करें, ये बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा, चलने दे का मतलब ये था कि आप आइन साजी में हिस्सेदार ना बने। देखिए आप कानून साजी में हिस्सेदार ना जी बने। बिल्कुल, कानून साजी आप वहाँ ये लिख दें कि ठीक है जनरल बाजवा को हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने एक गैर मामूली अमल को मामूल का अमल बना दिया। अच्छा, अब हर शख्स मुल्क में एक्सटेंशन की तवक्को रखेगा, ये बहुत बड़ी, ये सारा निज़ाम के अंदर ख़राबी हो जाएगी। और मुझे अब भी उम्मीद है कि मुसल्लह फ़ौज ख़ुद इस मामले में अपनी अंदर एक डिबेट करेंगी और इस मामले को तय करेंगी। अच्छा, आप तो अब भी जिधर नवाज शरीफ साहब के हक़ में बात होती है तो आप वो कर लेते हैं, जिस तरह भी आपने कहा कि उनके साथ ज़्यादती हुई कि सिर्फ इकामा पे कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बड़ों के निजी हलकों में आप पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी मियाँ साहब आपसे इसलिए नाराज़ है कि आप बाजवा साहब को सेकंड टाइम एक्सटेंशन देने का पैगाम लेके गए थे। देखिए वो मुझ पे जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगाए, मुझ पे इल्ज़ाम लगाने का हक़ सिर्फ एक शख्स को हासिल है, उसका नाम मियाँ नवाज शरीफ है। जो बात मेरे बारे में करेंगे, जो कहेंगे कबूल है, क्योंकि वो हक़ाइक़ जानते हैं। मैं कभी किसी, ये जो पार्टियों के अंदर इंट्रीग होती है, ग्रुपिंग होती है, पीछे बातें होती हैं, मैं इनमें इनका हिस्सा नहीं रहा। नहीं, लेकिन हकीकत क्या है? मैं तो ये तवक्को नहीं करता कि आपने ऐसा किया होगा। हकीकत मेरा उससे अमल मेरा ताल्लुक़ कोई नहीं था, मेरे इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक्सटेंशन की सिफारिश करने वाले, देने की कोशिश करने वाले और लोग थे। मुझे जब इल्म हुआ तो मैं खुद इस सारे मामले में एक अपना रोल मैं समझा मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपना रोल अदा करूँ। नहीं, उन दिनों आप चूँकि लंदन गए भी थे, मैं इसीलिए गया, बड़े पुरस्कार तरीके से गए थे, तो लोग इसलिए भी शक करते हैं। पुरस्कार नहीं गया, मैंने फ़्लाइट ली, मैं मुल्क से बाहर था, मुझे ये इतला मिली कि यहाँ एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं। मैं जाके वहाँ पर मियाँ साहब से मिला और वो जो बातचीत है वो इजाज़त दे दे, मैं बयान कर दूँगा, लेकिन वो चूँकि मेरे और उनके दरमियान। लेकिन आपने हक में राय नहीं दी। मैं इस बात को छोड़ दे ये नहीं दी। अगर कोई कह रहा है हक भी दी है तो उसे कहे तुम कहाँ खड़े थे उस इशू पर, जो भी ये कहता है उसे कहे तुम कहाँ खड़े थे। या आपने मियाँ साहब को मना किया उससे? तो ये मियाँ साहब में दरमियान रहने दें। मैं देखें, मेरी आदत है कि जो बात एक दो अफराद के दरमियान हो वो बयान करनी नहीं, इतना ज़्यादा एहतराम है आपके यहाँ मियाँ साहब का और इतनी ज़्यादा क़ुर्बत रही है आप दोनों की, और उन्होंने भी आपको वज़ीर-ए-आज़म अपनी जगह पे नॉमिनेट किया, तो फिर क्यों मियाँ साहब को छोड़ रहे हैं? मैं मियाँ साहब को नहीं छोड़ रहा, मैं उस सियासत को छोड़ रहा हूँ जिसके हामिल वो आज हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये बदनसीबी होती है सियासतदानों की कि उनकी ज़ाती ताल्लुकात और सियासी ताल्लुकात एक हो जाते हैं। क्या यानी मुस्लिम लीग की सियासत में क्या तब्दीली आई है? मुस्लिम लीग ने तो हमेशा इक़्तिदार की सियासत की है। मुस्लिम लीग 9 अप्रैल 22 को कहाँ थी और 8 फरवरी 24 को कहाँ थी?
इसकी वजूहत सोचिए आपने कभी? नहीं, वो तो मेरा उस बात से इख्तलाफ था जो उनको उस जगह से लेकर यहाँ पर लेकर आई। वो तो क्या वो उस वक्त डील के तहत उनको इलाज के लिए बाहर नहीं भेजा गया था? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जरा मेरी बात सुने, शक पैदा करता है ना। मेरी बात सुने कि इस तरह बहुत सारे मौके आए थे जिस चीज़ को आप उज़र बना रहे हैं पार्टी छोड़ने के लिए, तो पहले भी इस मैं तरह उज़र नहीं बना रहा, मैं तो कोई, मेरा कोई शिकवा ही नहीं है। ये मेरे ज़मीर का फैसला है, मैंने अपने लिए फैसला किया। अच्छा, कि मैं उस सियासत का ऐसा नहीं बनूंगा जो हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत होगी, जिसका सबूत आपने 8 फरवरी को देखा। ठीक, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, वरना मैं किस मुंह के साथ मैं इस असेंबली में बैठता जाकर। इस इलेक्शन में क्या हुआ? इस इलेक्शन में कुछ नहीं हुआ, वही होता है जो हमारे हर इलेक्शन में होता है। इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया गलती से। अच्छा, वो तो 2018 में भी हुआ था, इससे हर पहले इलेक्शन में होता है। IGI के वक्त पर आपने क्यों नहीं छोड़ा? होता रहता है ये। IGI तो हार गई थी पहली दफ़ा, मैं तो आज़ाद था। हाँ, मैं तो उस वक्त भी IGI के हक में वोट दिया। अच्छा, क्योंकि IGI भी तो इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई थी और वक्त के साथ आदमी सीखता है। मेरा कोई पारसाई का दावा नहीं है, लेकिन हमने सीखा है वक्त के साथ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलतियाँ हैं, अपनी गलतियों से सीखा है। अच्छा, तो आप अभी अपनी पार्टी बना रहे हैं? जी, मेरी पार्टी नहीं है ये, कुछ दोस्त हैं, भाई हैं, जो ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल इनिशिएटिव होना चाहिए। उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक सियासी जमात की सूरत में आपको ये नज़र आएगा। कब तक एक्सपेक्टेड है बाकायदा ऐलान? मई जून में। कुछ अफराद का ख्याल है कि ईद के बाद, हज के बाद करें। अच्छा, बहरहाल कुछ का ये ख्याल है कि बहरहाल वो टाइमिंग 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है। नाम तजवीज़ किया है? नाम पे काफ़ी हद तक कंसेंसस है, अभी फाइनल नहीं किया। हाँ, तो नाम मुल्क में रहे ही नहीं वो 170 जमाते हैं। आपका कोई पोता या बेटा हो ना, तो उसका नाम जब आप सोचने जाते हैं तो यार कहते हैं ये भी ख़ानदान में है, ये भी ख़ानदान में है। तो यहाँ तो 170 बच्चे मौजूद हैं, तो नाम ठीक होगा इंशाल्लाह, अच्छा होगा। तो अभी स्टेज पे बताना पसंद नहीं करेंगे? नहीं, वो जब पार्टी फैसला कर लेगी तो पार्टी फैसला कर लेगी। या तो आपकी पार्टी में है कौन कौन इस हमारी पार्टी में है? अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच रखने वाले हैं। कुछ आपके सामने हैं, कुछ आ जाएंगे। नहीं, आप सामने जो है उनके तो नाम ले लीजिए। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, अच्छा, मुस्तफ़ा खोखर साहब हैं, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं जो PTI में उनके हेल्थ मिनिस्टर थे। हाँ, ये लश्करी रेसानी साहब भी हैं, ख्वाजा होती साहब भी, ये जो 6-7 लोग हम शुरू से ही चल रहे थे। और भी लोग हैं जो मीटिंग्स में आते हैं। अच्छा, लेकिन जब वो अपना खुद ऐलान कर देंगे तो ठीक है। मुस्लिम लीग से शीन निकली, लेकिन शाहिद की सूरत में, शहबाज की सूरत में नहीं। आप शहबाज साहब को निकालते रहते हैं, जो पार्टी के सदर को निकालते रहते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। नहीं, वो शेख रशीद कहा करते थे ना कि मुस्लिम लीग से शीन निकलेगी, तो वो शेख अपनी बात किया करते थे। हाँ, शेख रशीद तो ज़्यादातर इसमें मुस्लिम लीग से नाराज़ लोग ही होंगे। अभी तो जितने नाम आप गिनवा रहे हैं तो ज़्यादातर वही लोग हैं। नहीं, मेरी को नाराज़गी है, मिफ्ता इस्माइली को नाराज़गी है। मुस्तफ़ा खोखर सीट छोड़ के आए हैं सेनेट की, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था ओहदे से। देखिए, ये बात नाराज़गी की नहीं है, नाराज़गी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। हमें वो लोग चाहिए जिनके अंदर सलाहियत हो, जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो। हमसे कोई फरिश्ता नहीं है, और इंटेग्रिटी का एक लेवल हो, एक कॉम्पिटेंस का लेवल हो, एक तजर्बा हो कुछ करने में। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो अभी तक सियासत में नहीं है, ऐसे लोगों को मौका देना, नौजवानों को मौका देना है। IPP के लोगों से रब्ता है, वो भी आपकी तरफ आ सकते हैं, जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक वगैरह? नहीं जी, उनसे रब्ता नहीं है। ये हमारी जमात एक अफराद का मजमुआ नहीं है। अच्छा। एक सोच की बात है, एक मुल्क के मसाइल के हल की बात है। हमने ये नहीं करना कि 10 आदमी इधर बिठाए, 10 इधर बिठाए, देखें जी बड़े ज़बरदस्त चेहरे हैं। ये अफराद की बात नहीं है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में पार्टियां 3 बुनियादों पे बनती हैं। एक तो मजहबी फ़िरक़ावाराना सियासी जमातें हैं जो मज़हब के नाम पे बनती हैं। दूसरी बनती हैं किसी
पर्सनैलिटी के गिर्द लोग जमा हो जाते हैं। एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, वो इमरान खान हो, वो भुट्टो हो, और तीसरा वो इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में बनती हैं। आप लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं? हम इन तीनों कैटेगरीज में नहीं हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है। हम बात कर रहे हैं मुल्क के मसाइल की, उनके हल की। हम वो जमात हैं। आप पिछले 25 साल देखें तो एक ही कैटेगरी की जमातें बनी हैं। जो आपने तीसरी कैटेगरी बयान की है ना, ये वही कैटेगरी रही है। अच्छा। काफ लीग बनी है, बाप बनी है, ये अवामी मुस्लिम लीग जैड बनी है, फिर पता नहीं सरजमीन पार्टी बनी है, बाप बन गई है, IPP बन गई, परवेज़ खटक साहब की पार्टी बन गई। ये मकासद GDA की इस तरफ, वो एक मकासद के लिए बनती हैं। इलेक्शन के करीब आपको नज़र आती हैं, मुतहरक भी नज़र आती हैं, बनाई जाती हैं कि इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाए किसी तरह। तो आपकी जमात दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ होगी? क्या दस्तूर होगा, क्या मंशूर होगा, क्या नारा होगा? जो दस्तूर होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि आपकी जमात चलेगी कैसे। मंशूर आप सारी जमातों के मंगा लें, सब एक ही हैं। तो हम तो बात कर रहे हैं आज के मुल्क के मसाइल की, उनकी नौइयत की, उनके हल की, और वो सलाहियत की जिसकी आज ज़रूरत है, वो सोच जिसकी आज ज़रूरत है, जिसकी वो फ़िक्र जिसकी आज ज़रूरत है। ये सोच और फ़िक्र पे मबनी जमात समझ लें। वो क्या सोच और क्या फ़िक्र है? फ़िक्र यही है कि आज मुल्क के मसाइल क्या हैं, हमारे नौजवान के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है। क्या वो हल आइन के अंदर है? क्या वो हल एग्जेक्टिव के अंदर, एग्जेक्टिव को बेहतर बनाने में है? क्या जुडिशल निज़ाम को बेहतर बनाने में है? इदारों के दरमियान जो रिश्ते हैं, क्या उसको दुरुस्त करने से ये हल मिलेगा? आज आपका मुल्क कहाँ पर खड़ा है, ये किसी को परवाह है? आज फरवरी 8 को इलेक्शन हुए, आज अप्रैल की 24 तारीख है। क्या बात हो रही है बाज़ार में 26 कि मुझे कौन सा ओहदा मिलेगा, कौन ये ओहदे पे बैठे, कौन वो ओहदे पे बैठे। क्योंकि सब वो अफराद हैं जो पहले बैठ कर नाकाम हो चुके हैं इन्हीं ओहदों पर। नहीं तो आपके साथ भी जो लोग आए हैं या आ रहे हैं, वो भी तो इन्हीं जमातों के वज़ीर मुशीर रहे हैं या सरदार जागीरदार है, इसी तरह के लोग हैं। तो आपके पास आके वो मुख्तलिफ हो जाएंगे। उन्होंने तजर्बा हासिल किया ना। सरदार जागीरदार नहीं है, बेहतर, मैं समझता हूँ बेहतर सोच के लोग हैं। मैंने कहा कोई फरिश्ता, हमारा फरिश्ता होने का दावा किसी का नहीं है, पारसाई का दावा नहीं है, लेकिन कम से कम एक सोच की बेहतरी का दावा ज़रूर हम करेंगे कि हमें आज फ़िक्र है कि मुल्क के मामलात का हल क्या है, मुल्क के मामलात की नौइयत क्या है। ये इस फ़िक्र का हमारा दावा है और उसको हल करने की सोच का दावा है। बाकी आप देख लें, आज काबीना भी चल रही है, कोई मुल्क की बात करते हैं, मुल्क के मसाइल के हल की बात करते हैं, कोई जिद्दत है उनकी सोच के अंदर, कोई रिफॉर्म है। तो आप कैसे हल करेंगे? क्या आप लोगों के पास एजेंडा है? हम एक रिफॉर्म प्लान रखेंगे आपके सामने, इसमें एक हद तक लिखे होंगे, और ये कोई हतमी बात नहीं होती। जब आपकी सोच उधर जाती है तो मसाइल का हल, जब आप मसाइल पे बहस करते हैं, मसाइल पर गौर और फिक्र करते हैं, तो हल निकल आता है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस निज़ाम से, जिस तरीके से हम अपना मुल्क चला रहे हैं, ये नहीं चल सकता। ये निज़ाम मुकम्मल तौर पे नाकाम है। नहीं तो मुतबादिल निज़ाम आप क्या तजवीज़ करते? पहले तो इस निज़ाम में खामी क्या है? दस्तूर में खामी है, फेडरेशन में खामी है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, क्या है? चल नहीं रहा ना, खामी हर जगह पर है। अगर हम दस्तूर से बाहर जा रहे हैं, दस्तूर एक गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं ना, हम उससे बाहर चले जाते हैं। अदलिया भी चली जाती है, एग्जेक्टिव भी चला जाता है, पार्लियामान भी चली जाती है, फ़ौज भी चली जाती है। तो फिर मेरी राय ये होगी कि उसको दुरुस्त कर लें, आपस में बैठ जाएं, एक डिबेट कर लें कि क्या हमें तरामीम चाहिए मुल्क के मसाइल को हल करने की। गलतियाँ कहाँ पर हैं आइन के अंदर, क्या खामी है। अगर मेरे उसमें लिखा हुआ है कि मैं जो हलफ लेता हूँ कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, मैं फ़ौज का अफसर बन रहा हूँ, सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, मैं सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर देता हूँ, तो फिर मैं अपना वो डिनाई कर दिया ना। मैं वज़ीर-ए-आज़म बनता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं ये हलफ लेता हूँ,
मैं उसकी नफ़ी करनी शुरू कर देता हूँ। मैं जज बनता हूँ। आज 6 जज आपको कह रहे हैं हमने हलफ लिया हुआ है। 6 हाई कोर्ट के जज मामूली बात नहीं है। 1 महीना हो गया उन्होंने ख़त लिखा है, ज़बानी नहीं कहा कि हम हाई कोर्ट के जज हैं, हमने आइन के मुताबिक हलफ लिया है, हमारे जो फ़र्ज़ मनसबी है उसकी अदायगी में रुकावट है। हमें ये रहनुमाई फरमाएं कि हम इंसाफ करें या ना करें। आप सिविल मिलिट्री रिलेशंस में क्या तब्दीली लाएंगे? मैं देखें, आज एक मौजूद है ना, वो नहीं चल पाती, उसको दुरुस्त कर लें, बैठ कर दुरुस्त कर लें, डिबेट कर लें कि फ़ौज को क्या और पावर चाहिए या सिविल महकमों की क्या, सिविल गवर्नमेंट को क्या और पावर चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि इख्तियारात किसी और के पास हों, जिम्मेदारी किसी और की हो। ये बुनियादी बातें होती हैं गवर्नेंस के अंदर। हमने कुछ सीखा नहीं ना। तो आज अगर एक गवर्नमेंट जो है, जैसे आज एक निज़ाम है, इसको ये हाइब्रिड सिस्टम बाजवा साहब ने बना दिया। अब हाइब्रिड सिस्टम के आइन के मुताबिक है या नहीं है, ये एक मुश्किल सवाल है ना। मेरे ख्याल में नहीं है। तो उसको दुरुस्त कर लें, आइन को दुरुस्त कर लें। अगर आपने हाइब्रिड निज़ाम ही अब समझते हैं कि मुल्क के मसाइल का हल है तो आइन दुरुस्त कर लें। लेकिन पाकिस्तान का तो आवा बिगड़ा हुआ है, तो जुडिशरी को आप कैसे दुरुस्त करेंगे? बात डिबेट करनी पड़ेगी ना। आज ज़रूरत इस बात की है। मैं हमारे मुल्क के मसाइल के हल की इब्तदा ये है कि जो आज लोग इन ओहदों पर बैठे हैं वो एक टेबल पर बैठ कर ज़रा बहस तो करें कि हमारे मुल्क के मसाइल हैं क्या। वहाँ से इब्तदा होगी। अगर आप बैठेंगे नहीं, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, कैसे बात चलेगी। मैं किसी की नीयत में शुबा नहीं करता, किसी की उबुलवतनी में मुझे शुबा नहीं है, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क दवाल वजीर है। हमने अपने मुल्क के साथ वो किया जो हमारा बदतरीन दुश्मन नहीं कर सकता था। आप ये 23 करोड़ लोगों का मुल्क है ना, अक्सरियत मुसलमान है। आपने वो जो हमने जारी किया है फ़लस्तीन के मामले पे, फॉरेन ऑफिस में देखा है आपने? उसमें फ़लस्तीन का नाम नहीं है, उसमें इजराइल का नाम नहीं है, उसमें उन 35,000 लोगों का नाम नहीं जो शहीद हो गए, उसमें जेनोसाइड का नाम नहीं है। ये मामूली वाक़या नहीं है कि आपने 20 लाख लोगों में से 35,000 को शहीद कर दिया दुनिया के सामने। नहीं, अल्फाज कुछ और हो गए, लेकिन हम इजराइल की मजम्मत तो कर रहे हैं। इजराइल आप लिख नहीं सकते, फिर आपने क्या मजम्मत की? आपने गाजा कॉन्फ्लिक्ट कहा उसको। ये हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पर कि हम आज बोलने के काबिल नहीं रहे। नहीं, वो तो ईरानी सदर ने भी उस हवाले से पाकिस्तान के रोल को रिकॉग्नाइज किया। फिर मैं वो करें, वो तो आपको डिप्लोमेसी करेंगे ना। आपकी अपनी हकीकत क्या है? जिसका घर कमज़ोर होगा वो बार बात नहीं कर सकता। मैं आपको एक मिसाल दी है छोटी सी, मुझे शर्मिंदगी है इस बात की, हो सकता है आपको ना हो, मुझे शर्मिंदगी है। ये छोटी सी बात हम समझते हैं तो ये शर्मिंदगी है। जब आप गाजा कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे ना, फिर दुनिया भी आपको कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट ही कहेगी। तो आप इस मामले में आप लोगों की खारजा पॉलिसी किन खतूत पर इस्तवार होगी? खारजा पॉलिसी हम घर से बनाकर कोई हर चीज़ नहीं लाता। जब आप एक बेसिक आपके प्रिंसिपल होने चाहिए जिस पर आपने मामला तय कर। बेसिक प्रिंसिपल आपकी खारजा पॉलिसी के क्या होंगे? सबसे बराबर एक रिलेशनशिप होना चाहिए। आपने पूरी दुनिया से इंगेज करना है। आप सबसे बढ़कर आपके अपने हमसायों से दोस्ती होनी चाहिए। अगर एक से दुश्मनी है, आपने जंगें लड़ी हैं, तो उसको भी फिर उसी एक बराबरी की सतह पर बात होनी चाहिए। लेकिन उसमें हमसाये का भी रोल होना चाहिए जब वो आपसे दोस्ती ना करना चाहे, जिस तरह इंडिया है, मोदी है। फिर उसी के बराबर रिलेशनशिप रखें। वो तो चल रही है ना, एक टेंशन है उस पर। वहाँ पर भी जब उन्होंने किया था कश्मीर वाला मामला अपने आइन में तब्दीली करके, आपने क्या उसका रद्द-ए-अमल किया था? लेकिन मईशत की जो सूरत हाल है, आप लोग खुद हमें बताते रहते हैं, हमसे ज़्यादा आप समझते हैं, और जितना IMF और वर्ल्ड बैंक और आलमी इदारों पे इन्हिसार है, तो पाकिस्तान अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी चला सकता है? नहीं चला सकता। अब नहीं चला पा रहे तो मईशत को दुरुस्त करें ना। वो इक़दामात लें जिससे मईशत दुरुस्त हो। जिस मुल्क के अपना इन्वेस्टर मुल्क से बाहर जा रहा हो, वहाँ को इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क ग्रो कर सकता है। मईशत को कैसे दुरुस्त कराएंगे आप? मोटे मोटे चंद मईशत
खुद दुरुस्त नहीं होगी। मईशत सियासत जुड़ी हुई है, मईशत और दस्तूर जुड़ा हुआ है, मईशत और अदलिया जुड़ी हुई है। ये आइसोलेशन में नहीं है। आपने अपने मुल्क को दुरुस्त करना है। मैं यही बात कर रहा हूँ, आपको आज एक बहुत बुनियादी रिफॉर्म्स इस मुल्क में करने हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा जिस तरह आप कर रहे हैं। क्या मोटे मोटे क्या रिफॉर्म्स? मोटे यार मोटे में अब क्या क्या बयान करें? नहीं, ये हर कोई कहता है ना कि रिफॉर्म सबसे पहले आइन के मुताबिक चलें, आइन को दुरुस्त। आपसे बढ़कर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो वज़ीर आज़म के ओहदे पे भी रहा है और जो समझता है इन चीज़ों को। तो वो रिफॉर्म्स, वो तो हर कोई कहता है, मैं भी कहता हूँ रिफॉर्म्स करें, लेकिन मुझसे कोई पूछे रिफॉर्म्स कैसे हों, तो आप वो रिफॉर्म्स बता दें मोटे मोटे। मोटे मोटे मैं रिफॉर्म में जो मेरी राय आपको दे देता हूँ। हाँ, कितने दिन है आपके पास? ये मोटे मोटे काम नहीं होते, ये छोटे छोटे बहुत से काम करने पड़ते हैं जिससे मुल्क चलते हैं और मामला दुरुस्त होते हैं। मोटे काम क्या हैं? आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी को मुकम्मल तौर पे बदलना है। ये ब्यूरोक्रेसी डिलीवर नहीं कर सकती। आपने नैब जैसे इदारों को ख़त्म करना है जो नासूर है, इस मुल्क पर तबाह कर दिया इस मुल्क को। आपने अपने अदलिया में जज की सिलेक्शन के सिस्टम को दुरुस्त करना है। आपने प्रमोशन के सिस्टम के जजेस को दुरुस्त करना है। आपने फ़ौज के निज़ाम को दुरुस्त करना है। ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। आपने ये फैसला करना है कि इस मुल्क में इलेक्शन चोरी नहीं होंगे। जो लोग इन ऐवानों में बैठेंगे वो अवाम के नुमाइंदे होंगे, वो 70 करोड़ देकर नहीं आए होंगे। तो मैं कहाँ क्या क्या आपको मैं बातें बताऊँ? ये आपको सब जानते हैं, मुझसे आप बेहतर जानते हैं। नहीं, लेकिन इसके लिए अफराद भी चाहिए, रिजालकार भी चाहिए। हमारी जमातों में उसका भी फुकदान है, तो ऐसे अफराद और रिजालकार आप इकट्ठे कर सकेंगे। जब सोच होगी तो सब कुछ आ जाता है। एक फ़िक्र और सोच तो हो ना। हमें फ़िक्र ही नहीं है, हमें फ़िक्र ही नहीं है। हम किसी मसले का हल नहीं चाहते। क्या एक शहरी का ये जिम्मेदारी नहीं कि टैक्स अदा करे? मुझे बताएं ना। ममालिक सब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें एक चीज़ मुश्तरक है कि जो आदमी वहाँ पर कमाता है वो अपनी हैसियत के मुताबिक टैक्स अदा करता है। यहाँ लोग 70 करोड़ देकर आए हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं, एक पैसा टैक्स अदा नहीं करते। आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? निज़ाम आपके पास मौजूद है, आप नहीं पकड़ेंगे। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ ये ख़ुसूसी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक वक्फ़े के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। चौधरी निसार और सरदार मेहताब वगैरह से रब्ता हुआ है उनमें? सरदार मेहताब साहब से मेरी बात हुई है। वो हमसे भी ज़्यादा चाहते हैं कि एक ऐसी जमात हो जो बेहतर काम कर सके। चौधरी निसार साहब से मेरी मुलाकात बहुत अरसे से नहीं हुई। अच्छा, और पार्टी के सरबराह आप ही होंगे? जो जिसको मर्जी कहते हैं, मुझे कहेंगे तो मैं, अगर मुझे काबिल समझते हैं, वरना जो भी होगा जो इस ओहदे पर पूरा उतर सके। और हमने ये भी लिख दिया उसमें कि 2 टर्म ही आप करेंगे, 6 साल से ज़्यादा आप नहीं रह सकते किसी ओहदे पर। लेकिन ये जो आम तासुर है कि जी आपके ओहदे को जब मरियम नवाज़ को दे दिया गया तो उसके बाद आपकी नाराज़गी बढ़ गई, उस इल्ज़ाम के जवाब पे आप क्या कहना चाहिए? मैंने ज़िंदगी में ओहदा मांगा है कभी? ओहदे वो लोग मांगते हैं, ओहदे चाहिए होते। मैंने ज़िंदगी में, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझ पर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाना है ना, वो सलीम साफ़ी को हक़ नहीं है, वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को हक़ है। मैं किसी और को हक़ नहीं दे सकता। ये वो जानते हैं, मुझे जानते हैं, और जो कुछ बातें हमने की हैं ज़िंदगी में। लेकिन वो तो आपके इस इक़दाम पे खुश नहीं होंगे। नहीं, बात खुशी है, नाराज़गी, बिल्कुल नाराज़गी उनकी जायज़ है, लेकिन मेरी मुझसे वो इख्तलाफ कर सकते हैं जो मैंने वजूहात उनको बताई थी। मैं उस सियासत के साथ नहीं चल सकता, मैं उसको मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं समझता। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की हद तक आपने इत्माम हुज्जत कर लिया है? इत्माम हुज्जत किस चीज़ के लिए? यानी ये कि अपना अपनी जो सोच है, वो अपना एतराज़ जो है वो उन तक कन्वे कर दिए हैं आप? ये अपनी सोच है, एतराज़ कोई नहीं। एक दफ़ा नहीं, कई मीटिंग्स के अंदर मैंने बयान कर दिया था। मैंने कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये वजूहात हैं। तो अच्छा, अभी तो आप कह रहे हैं कि जी सिविल अपना काम करे और मिलिट्री अपना काम करे, लेकिन फैज़ाबाद धरना के मौके पे आपने क्यों जनरल फैज़ साहब को उसमें मुलव्विस किया? फैज़ हुकूमत का हिस्सा है।
जनरल फैज़ हुकूमत का हिस्सा था ना, बाहर से तो नहीं आया था, अमेरिका से आया था। नहीं, जनरल फौज फैज़ से को मैंने नहीं उसका हिस्सा बनाया, मेरे जो वज़ीर थे उनके साथ वो उनसे नेगोशिएट कर रहे थे। तो ये ISI बाहर की इदारा नहीं, इसी मुल्क का इदारा है। जब मुल्क को ज़रूरत होती है और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, तो इनडायरेक्टली मेरे मातहत थे जनरल फैज़ साहब। हालांकि मैं, आप यकीन कर लें, मेरी तो ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई थी उससे पहले। मेरी उनसे पहले मुलाकात दफ्तर छोड़ने के बाद हुई। अच्छा, मैं यकीन करें, मैं उनको नहीं पहचानता था। तो उस पर कोई कबाहत नहीं है उनका, उस पर दस्तखत करना, वो हुकूमत का हिस्सा है? सर कबाहत आप उसको बुरा समझें अच्छा समझें, एक फ़ैसला हुआ, एक चीज़ को निपटाना था, वो निपटा लिया गया। मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं था कि आला अफसरान या वज़ीर साइन करें उस पर, लेकिन मौके की मुनासबत से एहसन इकबाल साहब ने फ़ैसला किया, मेरा फ़ैसला है। ये जनरल फैज़ हमीद साहब के दस्तखत का फ़ैसला एहसन इकबाल साहब का था? नहीं, ये जब ये नेगोशिएट कर रहे थे, ये उनकी डिमांड थी जो मुज़ाहिरीन थे कि जनरल फैज़ भी करें और एहसन इकबाल साहब भी करें। मतलब मैंने जब शाम को आखिरी मीटिंग हुई थी, मैंने ये कहा था यार कि इंतज़ामिया करती है तो चीफ कमिश्नर और IG पुलिस कर दें। ये माजी में भी इस किस्म के होते रहे हैं, तो DC कर देता है, पुलिस का हेड कर देता है, लेकिन वहाँ डिमांड थी और मामले को निपटाना था। तो आपसे पूछा गया था और आपने इजाज़त दे दी? किस बात पे? ये कि जनरल फैज़ साहब की दस्तखत वो लोग नहीं, मेरा ये तरीका नहीं है हुकूमत चलाने का या कोई काम करने का कि मैं रात के 4 बजे सो रहा हूँ, मुझे उठा के पूछें जी हम साइन कर दें। भाई आपको इख्तियार है, मैंने इख्तियार देकर अपने वज़ीर को भेजा था, जो तुम करोगे मेरी जिम्मेदारी है। मैं आज भी कबूल करता हूँ, गलत है सही है, आप वो तारीख फैसला कर लें। ये डॉन लीग्स की क्या हकीकत थी? डॉन लीग मेरी समझ से तो बाहर है। डॉन लीग में क्या था? जो आम बातें रोज़ होती हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बातें और लोगों ने की हैं। वो मियाँ साहब को दबाना था, एक हुकूमत पे दबाव डालना था, उसको इस्तेमाल किया गया। और लॉकडाउन के पीछे कौन थे? कौन से वाले लॉकडाउन के? ये जो आपकी हुकूमत में जो हुई लॉकडाउन, इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च किया गया था और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की क़यादत में, उसके पीछे कौन थे? एक तो धरना था ना 2014 का ना, कौन से की बात कर रहे हैं? 2014 का धरना था ना, एक धरना था, एक नहीं, वो मेरी हुकूमत उस वक्त नहीं थी जब वो आए थे। मुझे अब याद नहीं कौन से लॉकडाउन की बात करते। ये हम ये काम करते रहते हैं। मेरी हुकूमत में धरना भी हुआ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट गायब हो गई, सेनेट का इलेक्शन चोरी हो गया, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन चोरी हो गया। तो दिन में काम हज़ारों होते हैं। किसने चोरी किया था? कौन सा इलेक्शन किसने चोरी किया था सेनेट का? मैंने तो नहीं किया था ना। नहीं, आपने तो नहीं किया था, लेकिन आपको चोरी का इल्म है, तो चोर का भी इल्म होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ एक ट्रूथ कमीशन बना दे, सब हकीकत आ जाएगी। पर मैं और आप क्या सारा ही करते रह जाएंगे। कहीं लिखा हुआ नहीं है किसने चोरी किया, कहीं सबूत नहीं है। ट्रूथ कमीशन का हमने तो नाम सुना है जनूबी अफ्रीका के हवाले से। आपके जहन में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क्या कंसेप्ट है? रिकन्सिलिएशन मत करें, सिर्फ ट्रूथ कमीशन। आप रिकन्सिलिएशन नहीं कर सकते। अच्छा, ट्रूथ आपको पता करना है कि ट्रूथ कमीशन में कौन होंगे? सर एक कमीशन हो जो सिर्फ फैक्ट्स को डॉक्यूमेंट करता है, उसमें जो मर्जी 3-4 जज आप बिठा दें, जो भी बिठाना चाहते हैं वो सुनेंगे। सलीम साहब कहेंगे जी मैं ये जानता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में फ़लाने आदमी ने, फ़लाने अफसर ने इतने पैसे दिए, ये काम किया, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। धरने में मेरा ये किरदार था, मैंने CCTV के केबल काटे, डॉक्यूमेंट होता रहेगा। ना आपने किसी को सज़ा देनी है, ना आपने किसी को जजा देनी है, आपने डॉक्यूमेंट कर देना है कि मुल्क में होता क्या रहा है, ताकि सलीम साहब के प्रोग्राम जो है उसकी ज़रूरत ना रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। नाजरीन, शाहिद साहब के एक बार फिर शुक्रिया और उनके लिए नेक तमन्नाओं के साथ आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।